हाँ, तो टेम्परेचर चेंज हमने समझ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ओके, तो कैटालिस्ट की इफेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले कैटालिस्ट तो हम समझ लिए हैं। ओके, मतलब पता है हमें कैटालिस्ट क्या है, क्या करता है वो। यस, ओके, इट इज जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तुमने जितना डाला होगा रिएक्शन खत्म हो गए वापस तुम्हें उतना मिल जाएगा। ओके, मतलब दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें तुमने कुछ एडिशनल डाल दिया। ओके, तो पूरी रिएक्शन होगी। अब जब रिएक्शन हो रही है तब तुम्हें देखने को ही नहीं मिलेगा, अरे मेरा रिएक्टेंट तो रिएक्ट हो गया। और हम तो बोले थे कि कैटालिस्ट कभी रिएक्ट नहीं होता, भले ही वो तुम्हें दिखेगा कि मैंने जो डाला वो कंज्यूम हो गया, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होगी और प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हें तुम्हारा वापस मिल जाएगा जितना भी तुमने कैटालिस्ट डाला हो वो, वेदर यू हैव एडेड सॉलिड रिएक्टेंट, लिक्विड रिएक्टेंट और गैसियस रिएक्टेंट, डन, तो वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो भाई वापस ही मिल गया ना, वो रिएक्टेंट में रहा ना वो प्रोडक्ट में रहा, वापस मिल गया। तो उसका काम क्या था, उसका काम था रिएक्शन को बढ़ाना। जैसे कि समझो हमने हेबर प्रोसेस बार बार यूज कर रहे हैं तो हमें रिवाइज भी हो गई। हेबर प्रोसेस जो हेबर अंकल ने दी थी, N2H2 और उसमें से एमोनिया बनना है। तो N2H2 एक कंटेनर है, उसमें मैंने ऐसे एक पाइपलाइन डाल दी नाइट्रोजन की, दूसरी पाइपलाइन डाल दी हाइड्रोजन की, और अंदर एमोनिया बनना स्टार्ट हो गया। ओके, अंदर एमोनिया बनना स्टार्ट हो गया, वो भी गैसियस, तीन गैसियस। याद करो कॉन्सेंट्रेशन में हमने पढ़ा था, अगर एमोनिया निकालना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एमोनिया अंदर बन गया, अब मैं एमोनिया निकालू तो कैसे निकालू, मैं तो जैसे ही निकालने जाऊंगा अंदर से नाइट्रोजन भी बाहर निकल सकता है, हाइड्रोजन भी बाहर निकल सकता है और एमोनिया भी बाहर निकल सकता है। तो सिर्फ एमोनिया कैसे बाहर निकालू मैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करना है तो। याद करो हमने डिस्कस किया था। वेरी गुड, लिक्विफाई। क्यों, क्योंकि उसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर जल्दी रीच हो जाता है। ओके, मतलब जैसे ही हम उसको ठंडा करेंगे तो सबसे पहले लिक्विफाई कौन होगा, एमोनिया। तीन गैसियस में ही है, N2H2 और एमोनिया गैसियस है। और जैसे ही हम वो कंटेनर को ठंडा कर देंगे, एसी का टेम्परेचर कम कर दो, ठंडा हो गया, ठंडा मतलब एसी मतलब वहां पे जो हमारा लैब होगा वो, वहां पे कंटेनर का टेम्परेचर हमने अगर कम कर दिया तो सबसे जल्दी लिक्विफाई कौन हो जाएगा, एमोनिया। एमोनिया लिक्विफाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, सब लोग की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, तो एमोनिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो लिक्विफाई हो गया, मतलब अब क्या हुआ, वो टेम्परेचर पर पर्टिकुलरली टेम्परेचर डाउन किया तो अब अंदर दो गैस है और एक लिक्विड है। अंदर दो गैस है N2H2 और एक लिक्विड है, कौन सा, एमोनिया, लिक्विड फॉर्म में। अब मैं होल कर दूंगा नीचे और नीचे से लिक्विड नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि कंटेनर में अगर लिक्विड और गैस दोनों है तो गैस ऊपर रहेगा और लिक्विड नीचे रहेगा। तुम्हारी कोको कोला की बोतल में गैस ऊपर रहता है और लिक्विड नीचे रहता है। अंडरस्टूड। तो लिक्विड निकाल लिया और फिर वापस बंद कर दिया, तो मतलब एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन हमने चेंज कर दिया, पूरी प्रोसेस में हमने इक्विलिब्रियम में अल्टरेशन कर दिया। याद आ गया। लेकिन ये रिएक्शन हम कर रहे हैं तो तुम्हें पता चला कि चलो N2 डाल दिया, H2 डाल दिया और तुम 10 घंटे बाद आए, 10 घंटे बाद आए और इक्विलिब्रियम रीच हुआ। कितना, 10 घंटे लगे, 10 आवर्स के बाद इक्विलिब्रियम रीच हुआ। तो अच्छा तो है, लेकिन 10 घंटे कौन इन्वेस्ट करेगा। भले ही तुम्हें लॉस एटेरियल प्रिंसिपल पता है, बार बार तुम उसको ठंडा करके एमोनिया निकालते जाओगे तो एमोनिया निकालोगे, लेकिन पहले एमोनिया बनना तो चाहिए। तो एमोनिया बनने के लिए तो 10 घंटे लगते हैं। तो इकोनॉमिकली पॉइंट हमने देखा था सबसे ज्यादा ये प्रोसेस यूज होती है। क्यों, क्योंकि यूरिया बनने में एमोनिया चाहिए और फर्टिलाइजर में यूरिया बेस है। ओके, तो यूरिया में एमोनिया होगा तो वो एमोनिया ये प्रोसेस से बनता है और बहुत ज्यादा वास्ट, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे 10-10 घंटे लगेंगे अगर, तो कैसे होगा काम। अगर 10 घंटे लग रहे हैं तो कैसे होगा, फिर ज्यादा कंसंट्रेशन तो मिलेगा नहीं। फिर तो अभी तुम्हारा इफ यू कांट कंट्रोल द टाइम देन यू हैव टू सिट एंड वेट। ओके, तो टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, बैठे रहो, वेट करो, बनेगा बनेगा, 10 घंटे हो गए, चलो लाओ निकालो। लेकिन कैटालिस्ट की हेल्प से हम टाइम को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक्चुअली टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये रिएक्शन की बात है। ओके, तो हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुम्हारी घड़ी बंद है तो तुम टाइम को कंट्रोल कर सकते हो आगे पीछे घुमा के। अच्छा चलो, तो कहने का मीनिंग है कि टाइम हमारा रिड्यूस हो सकता है कैटालिस्ट यूज करके। तो 10 घंटे में जो रिएक्शन हो रही थी, मैंने अंदर आयरन का भूका डाल दिया, पाउडर डाल दिया, भूका, ओके पाउडर डाल दिया। ओके फाइन, एकदम क्रश पाउडर ऑफ आयरन, ये Fe पाउडर ये डाल दिया। अब जाके मैंने N2 का पाइप, H2 का पाइप देख रहा हूँ, एक ही घंटे में एमोनिया बन गया। लो, कहाँ 10 घंटे और कहाँ 1 आवर, तो 9 घंटे सेव हो गए मेरे।
तो दैट इज द यूज ऑफ कैटालिस्ट. डन. ओके, तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट की हम अभी बात करेंगे. तो पता ही है ना कैटालिस्ट क्या करता है. उसने टाइम पीरियड कम कर दिया, दैट्स इट. टाइम पीरियड कम कर दिया तो हमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम, नॉट इवन मनी. क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है लेकिन मनी है तो उसका कोई काम नहीं है. सपोज कोई आदमी मर रहा है, उसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो क्या करेगा वो पैसे का. टाइम नहीं है, टाइम होना चाहिए ना पैसे को कंज्यूम करने के लिए भी. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम पढ़ते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तुम्हारे पास टाइम है. ओके, कनेक्टेड है टाइम और हेल्थ. अच्छा चलो, तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट पढ़े, वही चीज है. ओके चलो, अ कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बाय मेकिंग अवेलेबल अ न्यू लो एनर्जी पाथवे फॉर द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स. मतलब लो एनर्जी पाथवे वो देगा, थोड़ी ही एनर्जी में वो हमारा रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनने में हेल्प करेगा. कौन? कैटालिस्ट. ओके चलो, it increases the rate of forward and reverse reactions that pass through the same transition state and does not affect the equilibrium. याद रखना, it does not, ये सेंटेंस, it does not affect the equilibrium, मतलब सिर्फ ये टाइम पीरियड कम कर देगा, 10 घंटे की जगह 1 घंटे कर देगा. लेकिन अगर 10 घंटे बाद या इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद हेबर प्रोसेस में तुम्हें एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन जो मिल रहा था और N2H2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद जो था, अभी तुम भले ही 10 घंटे का 1 घंटे में इक्विलिब्रियम पे रीच हो गए लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो उतना ही मिलेगा तुम्हें. कैटालिस्ट डालने की वजह से प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम के टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज होता नहीं है. मतलब जो पहले बनता था अभी भी वही बन रहा है, उतनी ही अमाउंट में बन रहा है लेकिन कम टाइम में बन रहा है. अमाउंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही होगा. सो दैट्स व्हाई लिखा हुआ है डज नॉट, कहां गया, सेम ट्रांजिशन स्टेट एंड डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट नहीं करता. मतलब कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जो आना था वही आएगा, भले ही कम टाइम में आया लेकिन जो आना था वही आएगा. डन. ओके चलो, catalyst lowers the activation energy for the forward and reverse reactions by exactly the same amount. ओके, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी तो है नहीं, ये एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स में हम 12th में पढ़ेंगे. ओके, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन एग्जांपल बता देता हूं और वहां मैं तुम्हें पूछूंगा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो एग्जांपल याद रखना, याद रह जाए वैसा ही एग्जांपल है. ओके, जो हर बार मैं स्टूडेंट को देता हूं. तो हो क्या रहा है समझो, ऐसा हो रहा है कि हम सब लोग पिकनिक पर गए. ओके, हम सब लोग पिकनिक पर गए और ट्रैकिंग करने गए. तो ट्रैकिंग करने गए, ये पहाड़ चढ़ना है पूरा. ओके, ये पूरा का पूरा पहाड़ है, हम सब लोग पिकनिक पर गए और यहां पर एक टेंपल है. ओके, यहां पर टेंपल है तो हमें हम यहाँ हमारी गाड़ी यहां तक जा सकती है. ओके, तो हमारी गाड़ी यहां तक जा सकती है. हमें पूरा ये ट्रैकिंग करना है, ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है और मंदिर पे दर्शन करने हैं और फिर वापस आना है. सर हम नहीं आने वाले. अच्छा चलो, तो हम पिकनिक पे गए थे और ऐसे पहाड़ चढ़ना है, ट्रैकिंग करना है और फिर इस साइड पहाड़ की दूसरी साइड यहाँ पर टेंपल है, वहां पे हमें दर्शन करने जाना है. तो जा रहे हैं हम सब लोग. अभी निर्भय जल्दी थक गया. ओके, तो निर्भय जल्दी थक गया तो वो निर्भय आराम से आ रहा है. हिमांशु को भी साथ में रख लिया, उसको नहीं रहना था फिर भी. ओके तो निर्भय आराम से आ रहा है और तुम सब लोग यहाँ पहुंच गए. मैं बीच में हूँ. तुम दोनों में आगे कौन गया और पीछे कौन आ रहा है ध्यान रख रहा हूँ. मैं बीच में हूँ, ये एक ग्रुप आगे चला गया और निर्भय और हिमांशु आराम से पीछे आ रहे हैं. ओके, क्योंकि थोड़े आलसी है ये केस में, ऐसे आलसी नहीं, ये केस में आलसी है. ओके तो वो लोग आ रहे थे और बीच में यहाँ पे उनको एक गोपाड़ मिला. ओके, गोपाड़ मतलब भरवाड़, मतलब वो जो नॉमेडिक हिस्ट्री में पढ़े नॉमेड्स. ओके हाँ, तो नॉमेडिक पीपल जो कैटल को लेके आते हैं और चरवाने. ओके, ग्रेजिंग एक्टिविटी, तो उनको वो गोपाड़ मिला, सिंपली गोपाड़. ओके, तो वो गोपाड़ मिला, भरवाड़ मिला. किनको? इन दोनों को. हम लोग तो आगे, मैं बीच में हूँ, तुम लोग आगे हो और ये दोनों पीछे आ रहे हैं.
इन दोनों को गोपाल मिला तो बोल रहे कहाँ जा रहे हो, ओके, तो बोल रहे हैं कि वो उस साइड टेम्पल है ना, वहां दर्शन करने जा रहे हैं। तो बोले अच्छा, ये कितना दूर है यार टेम्पल, थक गए हम तो मतलब तुम, वो गोपाल ने बोला इन दोनों को, मतलब तुम यहाँ ऊपर चढ़ोगे फिर उतरोगे फिर दर्शन करने जाओगे? तो हाँ। तो बोले पागल हो क्या, रुको मैं रास्ता दिखाता हूँ। तो ये भाई साहब ने शॉर्टकट दिखाया, ओके, कि यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है, ओके, यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है, वहां से चले जाओ तो पहुंच जाओगे वहां पर। बोले पक्का ना, कहीं और तो नहीं पहुंच जाएंगे? तो बोले कि नहीं नहीं, ये गांव का रास्ता है, ये तो पूरा जंगल है, ओके, तो हम लोग यूज करते हैं, छोटा सा रास्ता है लेकिन चल के तो जा ही सकते हो, ओके। तो ये दोनों तो शॉर्टकट समझ के यहाँ चल के निकल गए। मुझे लगा कि आ ही जाएंगे, मैं भी आगे तुम लोग के साथ आगे बढ़ गया। फिर हम लोग सब निकले और हम जब यहाँ पे पहुंचे थे, ये लोग तो दर्शन करके बाहर बैठे थे, जल्दी पहुंच गए वो लोग, सच में रास्ता सही था। ओके, तो ये लोग तो जल्दी पहुंच गए, दर्शन भी कर लिए, और हम जब पहुंचे तब लोग तो बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे थे, ओके। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये जो गोपाल है ना, वो है कैटालिस्ट, उसने टाइम पीरियड कम कर दिया इन लोगों का, ओके। तो ये जो गोपाल था, नोमेडिक था, जो नोमेड्स थे, वो था कैटालिस्ट, और वो कैटालिस्ट ने इन लोगों का यहाँ से यहाँ जाने का, मतलब यहाँ जब हम सब थे तो हम रिएक्टेंट थे, और जब हमने दर्शन कर लिए तो हम प्रोडक्ट बन गए, ओके। तो ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनने का टाइम पीरियड वो नोमेडिक ने कम कर दिया, और वो नोमेडिक पीपल ही था कौन, कैटालिस्ट। डन, समझ में आ गया? तो कैटालिस्ट का काम यही है क्या, ऐसे रास्ते दिखा देना, तो शॉर्टकट में काम खत्म। अब यहाँ पर शॉर्टकट में काम तो खत्म हो गया, यहाँ पर ऐसे ये लोग आ गए और शॉर्टकट में काम खत्म हो गया, ओके। पर्टिकुलरली इनकी एनर्जी तो कम यूज हुई ना, हम पूरा इतना चढ़े, हम कितना गए, हम लोग पूरा इतना ऊपर गए, ओके, और फिर नीचे उतरे, और ये लोग तो सिर्फ इतना ऊपर चढ़े और नीचे उतर के दर्शन कर लिए, तो इनकी एनर्जी कम यूज हुई और हमारी तो ज्यादा यूज हुई। तो ये जो एनर्जी यूज हो रहे हैं ना, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, जो केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे, तब मैं पूछूंगा वापस, ओके। तो वो केमिकल काइनेटिक्स में हम एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं EA से डिनोट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का E और एक्टिवेशन का A, ओके। तो एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए थी, लेकिन कैटालिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो भी काम हो गया। तो एक्चुअली कैटालिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। हमने कैटालिस्ट का यूज नहीं किया तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है, और उन लोग ने कैटालिस्ट का यूज किया तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ही है। तो कैटालिस्ट ने क्या किया, देखो हमारी ये है, ऐसा समझो ये है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, उन लोगों की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो क्यों कम है? क्योंकि उन्होंने कैटालिस्ट का यूज किया। सो कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है। डन, याद रह गया एग्जांपल भी और कंसेप्ट भी। डन, तो इतना एक सेंटेंस याद रख लेना, अब तो याद रह ही जाएगा। क्या कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, मतलब कम एनर्जी में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। डन, पक्का? ओके, चलो। तो केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ेंगे हम 2-3 महीने में, तब मैं वापस तुम्हें पूछूंगा। हाँ, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वो सेंटेंस पढ़ता हूं, सुनो। कैटालिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। एग्जैक्टली द सेम अमाउंट, तुम जा रहे थे फॉरवर्ड में तब भी एक्टिवेशन एनर्जी कम की, अब वापस आना है, अभी ऐसा समझो वापस आने के टाइम भी ये लोग चीटर निकले, हमको बताया ही नहीं शॉर्टकट के बारे में, बोले तुम लोग जाओ हम आते हैं, तो हम वापस पूरा ऊपर चढ़ के फिर वापस आए और ये लोग वापस शॉर्टकट से आ गए। मतलब फॉरवर्ड में भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और बैकवर्ड में भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई बाय द सेम अमाउंट। अंडरस्टूड? ओके, डन। तो वही चीज लिखी हुई है, कम तो करते रही है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बोथ द रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। डन। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ओके, it does not appear in the balanced chemical equation
और इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखे, ओके, तो केमिकल इक्वेशन जो पूरा लिखा या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसमें भी हम कहीं पर भी कैटालिस्ट के बारे में कुछ लिखेंगे नहीं। डन, ओके। तो डज नॉट अपीयर, वो अपीयर नहीं करेंगे हम, वो हमें पता होना चाहिए, मतलब लिखेंगे नहीं पर्टिकुलरली। डन, ओके। तो वही चीज है, बस वही समझना था, अभी एग्जांपल से समझो। लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, वही हेबर प्रोसेस। एमोनिया फ्रॉम डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन व्हिच इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब किसकी बात कर रही है? फॉरवर्ड बोला नहीं है तो फॉरवर्ड प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है। अच्छा, and proceeds with the decrease in total number of moles formed as compared to the reactants। मतलब रिएक्टेंट बैलेंस इक्वेशन हमने देखा था, N2 plus 3H2 that will give you twice ammonia, शायद वो जो भी हो बैलेंस कर लेना, ओके। लेकिन यहाँ मोल तुम अगर गिनो तो एमोनिया के लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे दिमाग में तो मैं भी गलत कर देता हूँ, ओके। तो डायरेक्टली अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे? ये पेन तो देखो, N2 plus H2 that will give ammonia। तो बैलेंस कर लो, ये 2 है और ये 2 है, तो इसको मैं 2 कर दूंगा, तो ये हो गए 6, तो ये 3, खत्म, ओके। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देखो, देखो ये 2 थे, यहाँ भी 2 है, ये 3 दूना 6 है और यहाँ पर भी 6, तो बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 मोल, यस, ओके। तो यहाँ पर 1 मोल और यहाँ पर 3 मोल, टोटल 4 मोल्स, और यहाँ पर टोटल कितने हैं? 2 मोल्स, ओके। तो वही चीज बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट के मोल्स कम है कंपेयर टू दी रिएक्टेंट, ओके। शिवरात्रि है तो आवाज तो आएगी ना भाई। कहां से आ रही थी? तुम आए तब बाहर ही था, मंदिर पे चल रहा है। अच्छा, ओ हाँ, चलो। एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स, समझ में आ गया क्या लिखा था? सिंपली रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो जो प्रोडक्ट के मोल्स है उस प्रोडक्ट के जो मोल्स है वो कम होंगे कंपेयर टू द रिएक्टेंट के मोल के, वही लिखा हुआ है, ओके। और अभी हमने देख भी लिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ये तो हमें पता चल गया है। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या है? यहाँ में मैं ऑलवेज लिख दूं तो सही होगा क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो हम निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो वो बोल रहे हैं टेम्परेचर के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऑलवेज वर्ड लिख दूं तो सही होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी ये क्यों सही है? ये सही तो है, लिखा हुआ है तो सही होगा ऑब्वियसली, लेकिन कैसे सही है? अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कम हो गया भाई? वो कैसे कम हो गया वो तो बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये के की वैल्यू क्यों चेंज हो गई? फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। क्यों फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी? टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसा कैसे? टेम्परेचर इंक्रीज करो तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी, ऐसा किसने बोला? मतलब कौन से बेसिस पे तुम बता रहे हो वो मैं पूछ रहा हूँ। क्यों, क्या सोच के तुम बोल रहे हो कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा? मतलब हमने पढ़ा थोड़ी मतलब इसके ऊपर वो H+ अपॉन H माइनस डेल्टा H, हाँ, वो तो यहाँ गिवन ही नहीं है। देखो कैसे ये देखो कितना छोटा सा सेंटेंस वैसे लिख के ऐसे खत्म, ऐसे सुमड़ी में खत्म कर दिया, लेकिन तुम समझोगे नहीं तो नहीं समझ पाओगे। अच्छा चलो, क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एक ऐसा डायलॉग मार दिया, समझोगे नहीं तो नहीं समझ पाओगे। हाँ चलो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? यही प्रोसेस ले लेते हैं, N2 plus H2 that will give NH3, ओके। हाँ, बैलेंसिंग कर लेना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया क्या? एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? N2 का कॉन्सेंट्रेशन और H2 का कॉन्सेंट्रेशन।
तो अब मैं आंसर बता देता हूं, हम ऑलवेज वर्ड लिख नहीं सकते, फैन ऑफ कर दो ना, हम ऑलवेज वर्ड लिख सकते नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं लिख सकते वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी, वो देखो डायरेक्टली पता चल जाएगा। इन्होंने बोला कि ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है, ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है और जो बैकवर्ड प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। यहाँ पर एक्सोथर्मिक मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंडोथर्मिक मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये तो हमारे पास ऐसे दिमाग में ठोक दिया है, देन इतना पता है। अब हम बोल क्या रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो कौन सा केस हो गया, फॉरवर्ड वाला। तो टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हमने इक्विलिब्रियम के बाद टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लॉ सेटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिएक्शन करेगी हमारा उल्टा, वो टेम्परेचर डिक्रीज करने का ट्राई करेगी। टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंडोथर्मिक में, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो एंडोथर्मिक तो कौन सी है, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अगर बैकवर्ड रिएक्शन हुई तो क्या होगा, इस एमोनिया में से N2H2 बनेगा, और अगर एमोनिया में से N2 इक्विलिब्रियम पे मान लो कि ये 2 2 और 2 है, ओके कॉन्सेंट्रेशन, और अगर बैकवर्ड प्रोसेस हो रही है इक्विलिब्रियम के बाद, जब हमने टेम्परेचर में इंक्रीज किया तब बैकवर्ड प्रोसेस अगर हो रही है तो एमोनिया में से ये बनेगा, मतलब इसमें से अगर ये बन रहा है तो ये कम होगा। अगर ये कम होगा, मान लो ये 1 हो गया और ये हो गया 2.5 2.5, तो ये कम हो गया। अब फिर से कैसे निकालो, तो यहाँ पे एमोनिया रखोगे और यहाँ पर 2.5 2.5 रखोगे। तो पहले जब निकाला था तो क्या था, 2 डिवाइडेड बाई 2/2, और अब निकालोगे तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 2.5, ऐसे ही निकालोगे। तो अब वैल्यू करके देखो क्या आएगा, कम ही आएगा ना, ये 1/2 आया मतलब 0.5 होगा, और ये तो कितना कम आएगा, देखो किसी की वैल्यू समझ में आया, पक्का। ये कितना होगा से 10/25, और ये भी हो जाएगा 10/25, डन, ओके। तो ये 100/25 इंटू 25, मतलब ये हो जाएगा 4, ओके। तो 4/25 आया, ये 4/25, समझ में आया, पक्का। तो 0 पॉइंट आंसर आएगा, इट इज लेस देन 1, अंडरस्टूड। तो एक्चुअल में केसी की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर 0.5 थी, मतलब यहां जो आंसर आएगा वो 0.5 से भी कम आएगा, ऑब्वियस है यार, 0.5 से भी क्या आएगा, कम आएगा। कितना आएगा, अरे कर लो ना, 400 को डिवाइड कर लो 25 से, तो 25 बनता है 25, 2 0 और दूसरा 1 0, ओके। तो कितना होता है 4 और 8, ओके। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 0.18, और यहाँ तुम्हारा आंसर क्या आया था, वही 0.5, तो 0.5 और 0.18, डन, समझ में आ गया। तो हुआ ना, क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे अब ये समझ में आ गया इक्वेशन, सेंटेंस क्यों ऐसे लिखा हुआ है, ये हम समझ गए। तो ये समझ के फिर वो सेंटेंस लिखा हुआ है, ओके। अब दूसरा जो मैंने पूछा था, ऑलवेज लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं, हर प्रोसेस फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक होगी, वो किसने बोला, अभी तो हमने देखी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली, ओके। तो फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक थी, बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक थी, तो उसके लिए डिक्रीज, उसके लिए फिर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हुई वहां पे इंक्रीज हो जाएगी, समझ में आ गया। ऑलवेज नहीं लिख सकते, लेकिन जो लिखा हुआ है कि इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हुई, वो कैसे कम हुई, समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ओके। चलो आगे, एट लो टेम्परेचर रेट डिक्रीजेस, टाइम है ना, कितना टाइम हुआ, एट लो टेम्परेचर, फिर से एट लो टेम्परेचर रेट decreases and it takes long time to reach at equilibrium। हाँ, ये तो नॉर्मल सबके लिए, यहाँ पे ऑलवेज लिख सकते हैं क्या, अगर टेम्परेचर कम हुआ ना तो इक्विलिब्रियम रीच होने में टाइम लगेगा, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो इक्विलिब्रियम रीच होने में और ज्यादा टाइम लगेगा, ओके। सो मतलब पर्टिकुलरली हम यहाँ पर भी ये प्रोसेस के लिए ही बोलेंगे। ऑलवेज मतलब क्या, मैं जनरल केस में बता रहा हूँ कि जनरल केस में क्या होता है, जो भी रिएक्शन होती है जनरल केस में, हाँ एक्सेप्शंस आते हैं, लेकिन जनरल केस में क्या होता है, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी रिएक्शन फास्ट,
जनरल केस में जितना, जैसे एमोनिया N2H2 में से एमोनिया बना दिया, ओके, तो वो बन गया एमोनिया NH3। वैसे तुम कुछ भी बनाओ, ओके, मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनाओ, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा ना उतना जल्दी खाना कब जल्दी पकेगा, जब तुम्हारा गर्म ज्यादा होगा तो, ओके, एकदम ठंडा तुम्हारा ऐसे निकल ही नहीं रहा है, ऐसा समझो तुम इलेक्ट्रिक वो जो यूटेन क्या बोलते हैं उसको, ओके, इलेक्ट्रिक सोलर वाला या फिर वो जो इलेक्ट्रिक स्टोव, ओके, वो जो आता है ना डायरेक्ट इंडक्शन, यस, ओके, उस पे कुक कर रहे हो और वहां पर टेम्परेचर का लिमिट है, ओके, से 50 डिग्री सेल्सियस, कब जाके खाना पकेगा। तुम्हें सपोज बॉईल करना हो तो कुछ बॉईल भी नहीं होगा जल्दी, 50 पे क्या बॉईल होगा रे, अंडरस्टूड। तो मतलब जनरल केस में टेम्परेचर जितना ज्यादा उतनी रिएक्शन फास्ट होती है जनरल केस में। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए, नहीं, ऑलवेज नहीं, मैं अभी यहाँ बोल दिया था ऑलवेज नहीं, यहाँ पर भी ऑलवेज नहीं लिख सकते, डन, ओके, हाँ चलो। सो एट लो टेम्परेचर रेट डिक्रीजेस, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम, वेयरएज हाई टेम्परेचर्स गिव सैटिस्फैक्टरी रेट्स बट पुअर यील्ड्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर फटाफट हो जाएगी लेकिन पुअर यील्ड्स, यील्ड्स मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कम मिलेगी, ऐसा बोल रहे हैं। जल्दी तो हो जाएगा लेकिन यील्ड्स, यील्ड्स मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगी, कम होगी। कैसे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी में। ये जनरल सेंटेंस है, डन, ओके, और पर्टिकुलरली इसके लिए तो एप्लीकेबल ही है ये प्रोसेस के लिए, ओके। चलो, जर्मन केमिस्ट Fritz Haber discovered that a catalyst consisting of iron catalyzes the reaction to occur at a satisfactory rate at room temperatures where the equilibrium concentration of ammonia is reasonably favorable। तो देखो मैंने बोला ना पाउडर डाल दिया आयरन का, तो इन्होंने डाला था, मैंने तो सिर्फ बोला, ओके, हेबर ने डाल दिया, तो अब रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। Since the number of moles formed in the reaction is less than that of the reactants, the yield of ammonia can be improved by increasing the pressure। प्रेशर से भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है और प्रेशर के प्रोडक्ट के मोल्स कम है। ऐसा केस हो तो हम प्रेशर में चेंज कर कर भी ये रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं फटाफट, ओके, तो वो चीज बता रहे हैं। ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमोनिया यूजिंग अ कैटालिस्ट आर अराउंड। अब ये पर्टिकुलर ये सिचुएशंस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, ओके, तो बेस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर कौन सा है, तो बेस्ट टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस और बेस्ट प्रेशर है 200 एटमॉस्फेयर। अभी कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, हमारे सिर पे कितना है, 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर, तो 200 एटमॉस्फेयर होगा तब ये ऑप्टिमम कंडीशन है एमोनिया बनने की, अंडरस्टूड, सिंपल था। सो वही चीज, बस इतना ही था, ये दूसरा एग्जांपल समझ लिए। पहले तो हमने समझा दिया सिंपली N2H2 उसमें से एमोनिया बन रहा है, ठीक है। अगर ये बन रहा है, मैंने तुम्हें बताया ना 10 घंटे लगे, सपोज ओके 10 घंटे लगे। अब मैंने आयरन का पाउडर यूज कर लिया, ओके, हेबर ने वो यूज किया, तो उससे पता चला अरे यार 10 घंटे की बजाय 1 घंटे में ही काम हो गया, तो कैटालिस्ट यूज किया, दैट्स व्हाई। तो फिर हमने सब कुछ कैटालिस्ट के, भाई कैटालिस्ट क्या करता है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाय द सेम अमाउंट, और कैटालिस्ट रेट रिड्यूस कर देता है, मतलब कम टाइम में हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में रीच हो जाएंगे कम टाइम में, ओके, वो सब हमने समझा, डन। एंड देन हमने बात की क्या, कि जनरल केस में क्या होता है, जब भी ऐसे केस हो जनरल केस में, जनरल केस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जनरल केस में रिएक्शन होगी ना तो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक ही होगी, जनरल केस में जो भी रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक ही होगी। जैसे कंबशन प्रोसेस तो हीट तो प्रोड्यूस ही होगी, जैसे फ्रिक्शन प्रोसेस हीट तो प्रोड्यूस ही होगी। दो लोगों को मिक्स करना है, खाना बनाओगे तो टेम्परेचर जनरली बढ़ाना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसी बहुत कम ऐसी चीज होगी जिसको खाने के लिए हमें ठंडा करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो एक्सेप्शन नहीं, लेकिन जनरल मैक्सिमम केस में 99% केस में क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। दैट डज नॉट मीन कि एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती, अभी तो हमने देखा था। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, लेकिन जनरली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो मेजरली एक्सोथर्मिक होती है और थोड़ी बहुत एंडोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है वो हमने देखा कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो हमने डिस्कस कर लिया। और यहां पर हमने देखा कि जो प्रोडक्ट के मोल्स है वो इक्विलिब्रियम पर जो प्रोडक्ट के मोल्स है वो रिएक्टेंट के मोल से कम है। सो उस केस में हम प्रेशर को वेरी कर कर भी जल्दी से इक्विलिब्रियम रीच कर सकते हैं। तो उस केस में पर्टिकुलरली इन दिस केस
ये भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्टिमम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन फॉर एमोनिया सिंथेसिस। ओके, तो टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, कंफर्म कर लो भाई, 500 तो है, मैं वो कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्सियस कंफर्म कर रहा हूँ। ओके, तो 500 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में और ज्यादा हो जाएगा। ओके, 273 ऐड कर दो, और प्रेशर कितना, 200 एटमॉस्फेयर, ये पूछ सकते हैं। डन। तो ये कैटालिस्ट का हमने समझा। सेम वे एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल है, सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, H2SO4। सो सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, तो वो डिफरेंट प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, देखो SO2 गैस, O2 गैस एंड SO3 गैस, एंड हमें ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया, और यहाँ पे मिला क्या हमारा K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना मिला, 1.6 into 10⁻26। Though the value of K is suggestive of a reaction is going to completion, इतना ज्यादा, ये तो सब हमने डिस्कस कर लिया, K की डिफरेंट वैल्यू से हमें क्या क्या पता चलता है। ओके, तो K इतना ज्यादा मिला, अभी K इतना ज्यादा मिला, K का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इतना ज्यादा कब मिलेगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा होगी और रिएक्टेंट कम होगा, तभी इतना ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो रिएक्टेंट कम होगा मतलब कंप्लीटली रिएक्टेंट का कंप्लीटली अबाउट टू कंप्लीट, रिएक्टेंट अबाउट टू कंप्लीट खत्म होने वाला है और सारा का सारा प्रोडक्ट बनने वाला है, वैसी रिएक्शन है ये। हमने डिस्कस किया था 3 टाइप की रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होके प्रोडक्ट बन जाता है, दूसरा रिएक्टेंट खत्म ही नहीं होता, थोड़ा बहुत ही प्रोडक्ट बनता है, और तीसरा 50-50। ओके, कि बैलेंसिंग में इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद जितना थोड़ा बहुत से 40% रिएक्टेंट है तो 60% प्रोडक्ट है, और 40% प्रोडक्ट है तो 60% रिएक्टेंट है, वो ब्रिटेन में 50-50 जैसे। डन। तो उसमें से ये केसी की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि ये तो अबाउट टू कंप्लीट वाली रिएक्शन है, तो इसलिए बोला है दो द वैल्यू ऑफ K इज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीशन, बट प्रैक्टिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, एक्चुअली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन, वो तो हमें याद है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इज वेरी स्लो, तो ये प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब SO2 में से SO3 बनना बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। ओके, थस प्लैटिनम और डाइवेनेडियम पेंटोक्साइड, मतलब कहाँ, ये V2O5, डाइवेनेडियम पेंटोक्साइड, डाइवेनेडियम 2 वेनेडियम और O5। ओके, तो डाइवेनेडियम पेंटोक्साइड पूछूंगा इसका नाम वापस। ओके, सो डाइवेनेडियम पेंटोक्साइड और प्लेटिनम अगर हम डाल देंगे, ओके, एज अ कैटालिस्ट इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट्स इट। कि रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है, उन्होंने बोला ना कंप्लीशन में होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इज वेरी स्लो, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। ओके, तो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, तो तुम्हें SO3 नहीं चाहिए यार, SO3 तुम ऐसा बोल दोगे, इतना कौन वेट करेगा, तो फिर तुम क्या करोगे, कैटालिस्ट का यूज करोगे, और इजीली कम टाइम में, जो पहले मिल रहा था उससे कम टाइम में हम ले सकते हैं SO3 SO2 में से। तो फिर कौन सा कैटालिस्ट यूज कर रहे हो वो पूछे तो तुम्हें लिखना है, क्या लिखना है, V2O5 व्हेन डाइवेनेडियम पेंटोक्साइड और प्लेटिनम। डन। ओके, तो ये तो कैटालिस्ट का नाम है यार, और क्या, is used, that's it. Note, if a reaction has an exceedingly small K, देखो अभी बहुत ज्यादा बड़ा K था, लेकिन क्या बोल रहे हैं, एक्सीडिंगली स्मॉल K, बहुत कम K कब मिलेगा, जब प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट ज्यादा हो, उस केस में अ कैटालिस्ट वुड बी ऑफ लिटिल हेल्प। तो ऐसा कोई केस होगा ना, उसमें तुम अगर कैटालिस्ट डालोगे ना, तो कैटालिस्ट का भी बहुत लिटिल रोल होगा उसमें, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाएगा जब तुम्हारी रिएक्शन हो ही नहीं रही है, मतलब ऐसे रिजिड टाइप है, जड़ बुद्धि। ओके, मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, K की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा छोटी मिल रही है, मतलब प्रोडक्ट बहुत कम है और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। ओके, तो मतलब कन्वर्जन ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, फिर तुम सोचोगे कैटालिस्ट डाल देंगे तो बनेगा, नहीं बनेगा। कैटालिस्ट सिर्फ टाइम पीरियड कम करता है, जो नहीं बन सकता वो नहीं बन सकता, दैट्स इट। ओके, तो वो भी पूछ सकते हैं कि क्या अगर मेरी ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें K की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, तो क्या मैं कैटालिस्ट यूज करूं तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी या K की वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं, भले ही तुम कैटालिस्ट यूज करो कोई फर्क होगा, कोई फायदा होगा नहीं।
सिंपल है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अंडरस्टूड? यहाँ सारी इफेक्ट कंप्लीट हो गई। इक्विलिब्रियम पर हमने टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट होती है वो देखी, हमने कैटालिस्ट की वजह से क्या इफेक्ट होती है वो देखी, हमने प्रेशर की वजह से क्या इफेक्ट होती है, वो पिस्टन को आगे ले गए थे, प्रेशर बढ़ गया था तो फिर वापस वो बैक जाएगा, प्रेशर कम होगा, वो सब हमने देखा था। डाल्टन्स लॉ भी आया था पार्शियल प्रेशर का। ओके, सो प्रेशर की वजह से भी क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। तो क्या क्या आ गया, प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, यस कैटालिस्ट आ गया, और कॉन्सेंट्रेशन भी आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम में चेंज आ जाएगा। अंडरस्टूड? मुझे लग रहा है हमने ये स्टार्ट नहीं किया लेकिन किया है। अच्छा, सो डन। तो ये था पूरा का पूरा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। डन। तो ऑलमोस्ट हाफ जैसा चैप्टर हुआ है और हाफ जैसा चैप्टर बाकी है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।